जी, तो टेबल स्पेसेस का कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली टेबल स्पेसेस होती हैं। फिर टेबल स्पेसेस के अंदर सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स के अंदर एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के अंदर फिर ब्लॉक्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप लोगों ने डेटाबेस को ग्रो करना हो, डेटाबेस के साइज को बढ़ाना हो, तो डेटाबेस के साइज को बढ़ाने के लिए आपके पास जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके थ्रू आप डेटाबेस का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ओरेकल की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। जब ओरेकल की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें टेबल स्पेसेस को या डेटा फाइल्स को बढ़ाना होगा। ठीक है, तब भी अल्टीमेटली हमारा जो डेटाबेस होगा वो ग्रो कर सकेगा। तो तीन मेथड्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम लोग जिनमें से कोई भी एक मेथड यूज करते हुए हम डेटाबेस के साइज को ग्रो कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन से हैं? पहला है ऐड अ डाटा फाइल टू टेबल स्पेस। लेट्स सपोज आपके पास डेटाबेस में दो टेबल स्पेसेस हैं, सपोज, या तीन टेबल स्पेसेस हैं। आप यूजर टेबल स्पेस के अंदर 5 डेटा फाइल्स हैं। ठीक है, बाकी टेबल स्पेसेस की मैं बात ही नहीं करता। तीन टेबल स्पेसेस हैं जिसमें से जो यूजर का टेबल स्पेस है उसमें 5 डेटा फाइल्स हैं। आप चाहते हैं अपने डेटाबेस के साइज को ग्रो करें, तो आप यूजर्स के टेबल स्पेस में 5 की बजाय 25 कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें। क्योंकि यूजर का जो टेबल स्पेस होती है ना, उसमें बेसिकली यूजर अपने टेबल्स वगैरह जो है इस तरह की चीजें क्रिएट करता है। ठीक है, एक्चुअली तो डाटा फाइल में सेव होती हैं चीजें सारी, लेकिन यूजर्स की टेबल स्पेस के अंदर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला काम तो ये है कि आप डाटा फाइल्स को इंक्रीज कर दो टेबल स्पेस के अंदर, तब भी आपका जो डेटाबेस होगा एट द एंड वो आपका ग्रो कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। पहली टेक्निक तो ये है। दूसरी मेथडोलॉजी ये है कि आप क्या करो, ऐड न्यू टेबल स्पेसेस। आप मजीद टेबल स्पेसेस ऐड कर लो। आप नहीं चाह रहे कि आप इसमें डाटा फाइल्स ऐड करो। आपके पास अगर 3 टेबल स्पेसेस हैं तो आप 5 टेबल स्पेसेस कर दो, 5 नहीं तो 10 टेबल स्पेसेस कर दो। जितनी करना चाह रहे हो आप अपनी टेबल स्पेसेस जो हैं वो कर सकते हैं। फिर तीसरे मेथड में जब हम आएंगे उसमें होगा इंक्रीज द साइज ऑफ डाटा फाइल। हम डाटा फाइल को डायनामिकली एक्सपैंड और श्रिंक किया करेंगे। अभी जो पहले दो पॉइंट्स है इसमें हम डायनामिकली एक्सपैंड नहीं कर रहे, इसमें हम जाके डाटा फाइल के अंदर डाटा टेबल स्पेस के अंदर डाटा फाइल्स को क्यूरीज के थ्रू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर डेटाबेस में आपने टेबल स्पेसेस ऐड करनी है तो क्यूरी के थ्रू ऐड कर रहे हैं। तीसरी जो पॉसिबिलिटी, जो सबसे बेहतरीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये है कि आप लोग क्या करो, आप साइज ऑफ डाटा फाइल जो है वो इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब साइज ऑफ डाटा फाइल कैसे इंक्रीज करना है, हमने अब डेटाबेस के साइज की बात नहीं मुकर रहा, कह रहे डाटा फाइल के साइज को इंक्रीज कर दो। हम डायनामिकली डाटा फाइल्स का जो साइज होगा उसको एक्सपैंड और श्रिंक कर लिया करेंगे। तो ये तीसरी टेक्निक है जिसको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अब वन बाय वन आप इसकी डायग्राम्स दे सकते हैं। पहली डायग्राम में क्या किया गया है, सिंपल डेटाबेस बाय एडिंग enlarging a database by adding a data file to table space। आपने टेबल स्पेस में डाटा फाइल्स को ऐड किया है। सपोज ये आपके पास जो है वो एक डाटा फाइल स्टार्ट में सपोज आपके पास टेबल स्पेस में पड़ी हुई है, ये एक डाटा फाइल। आप चाहते हैं कि आप अपने डेटाबेस के साइज को बढ़ाएं, तो आप इस टेबल स्पेस के अंदर, जिसका नाम सिस्टम टेबल स्पेस है, इसके अंदर आप एक और डाटा फाइल ऐड कर दोगे। कैसे ऐड करोगे? डेफिनेटली आप लोगों को टेबल स्पेस को अल्टर करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, अल्टर टेबल स्पेस सिस्टम। ठीक है जी, टेबल स्पेस का नाम सिस्टम था। आपने इसमें करना क्या है, अल्ट्रेशन क्या करनी है, आपने डाटा फाइल ऐड करनी है, ऐड डाटा फाइल, और ये डाटा फाइल का आपने नाम बता दिया। फिर इसी तरह से आप कहते हो कि आप एक और डाटा फाइल ऐड करना चाहते हो, सपोज ये वाली डाटा फाइल 3। तो टेबल स्पेस तो सेम ही है ना, तो अल्टर टेबल स्पेस सिस्टम ऐड डाटा फाइल data3.ora। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डाटा फाइल्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी टेबल स्पेस में। सेकंड है कि आप डेटाबेस में टेबल स्पेसेस को ऐड कर लें। शुरू में सपोज आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाली टेबल स्पेस थी, सिस्टम टेबल स्पेस।
अब आप अपने डेटाबेस के साइज को बढ़ाएंगे बाय एडिंग अनदर टेबल स्पेस विच इज यूजर टेबल स्पेस। इसको कैसे ऐड करना है? बड़ा सिंपल सा काम है। आप लोग सिंपली डेटाबेस के अंदर एक नई टेबल स्पेस क्रिएट कर दोगे, और आपको पता है जब भी आप क्रिएट की क्यूरी लगाते हो तो वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऊपर लग रही होती है, इसलिए अब आपको अल्टर करने की जरूरत नहीं है डेटाबेस को अल्टर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखोगे क्रिएट टेबल स्पेस का नेम, ठीक है जी। फिर जब आप कोई भी टेबल स्पेस बनाते हो ना, कोई भी, ठीक है, तो उस वक्त एक डाटा फाइल आप लाजमी उसमें ऐड करते हो, ठीक है, ऑन क्रिएशन ऑफ टेबल स्पेस। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे यूजर की टेबल स्पेस बनाई है, और यूजर की टेबल स्पेस बनाते वक्त हमने उसमें एक डाटा फाइल ऐड की है जिसका नाम है data3.ora, ठीक है। तो अगर इसके बाद आप कहते हैं कि मैं मजीद डाटा फाइल्स ऐड करना चाहता हूँ टेबल स्पेस नंबर यूजर्स में, तो फिर आप आल्टर करेंगे टेबल स्पेस को। अभी मैं टेबल स्पेस को ऐड कर रहा हूँ, टेबल स्पेस के अंदर डाटा फाइल्स ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहली डाटा फाइल तो आपने टेबल स्पेस बनाते वक्त ऐड कर देनी है। तीसरा काम, एनलार्जिंग अ डेटाबेस बाय डायनामिकली साइजिंग द डाटा फाइल्स। आपने डायनामिकली साइज इंक्रीज करना है। द थर्ड ऑप्शन फॉर एनलार्जिंग अ डेटाबेस इज टू चेंज अ डाटा फाइल साइज। कि आप क्या करो, आप डाटा फाइल का साइज चेंज कर दो। और लेट डाटा फाइल्स इन एग्जिस्टिंग टेबल स्पेसेस ग्रो डायनामिकली। यहाँ तो डाटा फाइल का साइज चेंज कर दो, या आपके पास टेबल स्पेस में जितनी डाटा फाइल्स हैं आप उनको डायनामिकली ग्रो करने दो, ठीक है। खुद ही मैं जूं डाटा डालता जाऊंगा, मेरी डाटा फाइल इंक्रीज होती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, ठीक है। मैं जहां डाटा डालना बंद कर दूंगा वहां ग्रोइंग सिचुएशन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्यूरी के थ्रू ही बेसिकली ये सारी चीज़ें सेट करनी है। आपने सिर्फ एक दफ़ा क्यूरी के थ्रू बता देना है कि आपकी डाटा फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हुआ करेगी। उसके बाद जब आप वैल्यूज़ ऐड किया करेंगे आपकी डाटा फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाया करेगी। आपको हर दफ़ा ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, कुछ पूछना है? जी सर ये रिपीट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन जी, इसमें वो कह रहा है कि आप क्या करो, आप अपनी डाटा फाइल जो है ना, डाटा फाइल उसके साइज को बढ़ा दो। अब आप ना तो कोई नई डाटा फाइल ऐड करोगे, ना ही कोई नई डाटाबेस टेबल स्पेस ऐड करोगे। सिंपली जो आपकी एग्जिस्टिंग डाटा फाइल है ना, जैसे सपोज ये आपकी टेबल स्पेस है, यूजर टेबल स्पेस है, उसमें ये डाटा फाइल है, ठीक है। पहले इसका साइज इतना था, इतना सिंपल, इतना। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि इसका साइज जो है वो मैं बढ़ा दूँ, एक्सपेंड कर दूँ। तो मैं ये लॉजिक दे रहा हूँ कि एक टेक्निक तो ये है कि मैं स्टैटिक साइज डिसाइड कर लूँ, कि मैं टेबल स्पेस को अल्टर करूँ और उसमें जो डाटा फाइल का साइज है वो स्टैटिस्टिकली स्टैटिक तौर पे, ठीक है, स्टैटिक तौर पे मैं कह दूं कि साइज इंक्रीज हो जाए। जैसे पहले अगर फर्ज करो 10 M है तो मैं कहता हूँ अब उसका साइज 20 M हो जाए, ठीक है जी। ये तो 20 M हो जाएगा, लेकिन जब 20 M तक डाटा फिल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ग्रो ही नहीं करेगा। दूसरी साइज इंक्रीज करने की ऑप्शन ये है, जो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, वो ये है कि आप डाटा फाइल के साइज को डायनामिक ग्रो करवाओ, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाए साइज, ठीक है। अब ये कैसे होगा, डेफिनेटली आपने क्यूरी के थ्रू ही बताना है ना कि साइज आपका ऑटोमेटिक ग्रो होना चाहिए या ऑटोमेटिक ग्रो नहीं होना चाहिए डाटा फाइल का। तो हमने एक क्यूरी यूज करनी है जिसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमने डाटाबेस को अल्टर करना है। अब हम डाटाबेस को अल्टर कर रहे हैं, डाटा टेबल स्पेस को अल्टर नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने कहा अल्टर डाटाबेस डाटा फाइल data3.ora। मुझे चूंकि ये जो डाटा फाइल नंबर 3 है इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो मैंने डाटाबेस को अल्टर किया और उसमें कहा डाटा फाइल data3.ora कि इस डाटा फाइल के ऊपर काम करना है। क्या करना है, ऑटो एक्सटेंड ऑन नेक्स्ट टू 20 M, ऑटो एक्सटेंड ऑन नेक्स्ट 20 M, मैक्स साइज 1000 M। कि क्या हो जाए 20 M के बाद जूं आप वैल्यूज ऐड करते जाओगे इसका साइज ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता जाएगा, और मैक्सिमम कितना एक्सपैंड होना चाहिए,
1000 M तक होना चाहिए। अब M आप मिलियन कह लो या मेगाबाइट कह लो, जो भी आप अपने जहन में सोचते हो। वो कहता ये है कि यहाँ तक तो इसका साइज जो है वो ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। जब साइज 20 M से क्रॉस कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ऑटो एक्सटेंड हो जाएगा। ऑटो एक्सटेंड मतलब इस डाटा फाइल का साइज जो है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो जो वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, डाटा 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 फाइल का साइज उसी तरह से ऐड होता जाएगा, उसी तरह से एक्सटेंड होता जाएगा। फिक्स्ड फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है, ना ही फिक्स पॉइंट्स बढ़ेंगे। वैल्यूज ऐड करेंगे तो उतना ही साइज बढ़ेगा। जी, अब यहाँ पे बताएं, ये क्लियर है? ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपनी बेसिकली अल्टीमेटली आप डेटाबेस का साइज बढ़ा रहे हो। अल्टीमेटली हमारा जो है वो गोल यही था कि हमने डेटाबेस का साइज बढ़ाना है। फिर ये अभी जो सारी बातें हो रही हैं ना, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर की बातें हो रही हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, टेबल स्पेस, ब्लॉक्स, सेगमेंट्स, एक्सटेंड्स। अब ये उसने एक ब्लॉक बना के दिखाया यहाँ पे। जो टेबल टेबल स्पेस के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स के अंदर एक्सटेंड्स होते हैं, एक्सटेंड्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। ये एक ब्लॉक दिखाया उसने और कहा है कि इस ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपके सामने है कि इस ब्लॉक में नंबर 1 तो इस ब्लॉक में आपके पास कॉमन एंड वेरिएबल हेडर ये होगा। हर ब्लॉक में टेबल डायरेक्टरी होगी, टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। रो डायरेक्टरी होगी, रो के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। रो डाटा, आपका जो टेबल, ओरिजिनल टेबल का जो रो का डाटा होगा ना, वो यहाँ होगा, ठीक है, फ्री स्पेस होगी। तो ये एक ब्लॉक दिखाया है, क्योंकि एक टेबल के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स के अंदर एक्सटेंड्स होते हैं, एक्सटेंड्स के अंदर फिर आपके एक्चुअली ब्लॉक्स होते हैं, और आपका डाटा ब्लॉक्स में सेव हुआ आता है। हम तो कहते हैं ना टेबल में सेव हुआ हुआ है, बेशक टेबल में सेव होता है, लेकिन वो ब्लॉक्स में सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो रो डाटा में आपका रो का डाटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है इस चीज को, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हेडर में क्या होगा, हेडर कंटेन्स जनरल ब्लॉक इंफॉर्मेशन। जनरल ब्लॉक इंफॉर्मेशन होगी हेडर में, जैसा कि ब्लॉक एड्रेस एंड टाइप ऑफ सेगमेंट। ब्लॉक का एड्रेस और टाइप ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट आपको याद होगा, सेगमेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स थे, फिर इसी तरह से डाटा सेगमेंट्स थे, इसी तरह से आपके टेम्परेरी सेगमेंट्स थे, बेशुमार सेगमेंट्स थे। सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन और ब्लॉक के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन हेडर में होगी। टेबल डायरेक्टरी में क्या होगा, दिस पोर्शन ऑफ द डाटा ब्लॉक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल। टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन हैविंग रोज इन दिस ब्लॉक, ठीक है जी। रो डायरेक्टरी अबाउट द एक्चुअल रोज इन द ब्लॉक। ब्लॉक में जो रोज होंगी उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी वो रो डायरेक्टरी में होगी। रो डाटा, इसमें एक्चुअल डाटा होगा आपका। फ्री स्पेस, ये खाली स्पेस छोड़ी जाएगी ताकि आप बाद में इसको इस्तेमाल कर सको। तो ये जैसे बुक में हमने चीजें पढ़ी थी, या उसी तरह से सीक्वेंस में चल रहा है। पहले ब्लॉक पढ़ा रहा है, फिर एक्सटेंड पढ़ा रहा है, फिर सेगमेंट्स पढ़ाएगा, फिर टेबल्स पढ़ाएगा आपको यहाँ पे। तो मैं अब इसको लेके चल रहा हूँ आगे, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ, यूजर्स एंड स्कीमास। ये भी आपके पहले चैप्टर में है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था, हमने उसको स्किप कर दिया था यहाँ से, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं बेसिकली, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे एक टर्म है यूजर्स एंड स्कीमास, शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, यूजर्स एंड स्कीमास। यूजर क्या चीज़ है और स्कीमा क्या चीज़ है। देखिए आपके डेटाबेस के अकाउंट, डेटाबेस और एकल के डेटाबेस में जो एक अकाउंट होता है ना, बेसिकली हम उसको एक यूज़र कहते हैं। जो एक अकाउंट बनता है किसी का भी, उसको हम एक यूज़र का नाम दे देते हैं। फिर उस यूज़र की ओनरशिप में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स यूजर की ओनरशिप में होंगे ना, वो बेसिकली उस स्कीमा का पार्ट होंगे, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनको यूजर एक्सेस कर सकता होगा, ये यूजर क्रिएट करेगा, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स स्कीमा का पार्ट होंगे। और स्कीमा और यूजर का नाम जो है वो सेम होगा, ठीक है। और अगर सपोज आप कहते हैं ना यूजर स्कीमा, जो पर्टिकुलर स्कीमा होगा उसको वही पर्टिकुलर यूजर जो है वो एक्सेस कर सकेगा। क्यों? क्योंकि
उस स्कीमा की जितनी भी चीज़ें होंगी बेसिकली वो उसी यूज़र ने क्रिएट की होंगी। जैसे सपोज आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट ए है, उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं जो कि ए स्कीमा का पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये है जो स्कीमा ए होगा उसका ओनर या उसको यूज़ करने वाला बंदा कौन सा होगा, यूज़र ए होगा। उसके अलावा उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और स्कीमा और यूज़र का नाम सेम होगा हमारे पास यहाँ पे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यूज़र में एग्जिस्ट इन डेटाबेस विदाउट owning any objects. However, if user creates and own objects in database, पहला तो यह है कि उसके पास objects नॉर्मली नहीं होंगे। अगर वो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, दोज ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ स्कीमा, तो वो ऑब्जेक्ट्स किसका पार्ट बन जाएंगे, स्कीमा के। एंड हैज सेम नेम एज डेटाबेस यूजर, और स्कीमा का पार्ट, स्कीमा का वही नाम हो जाएगा जो आपके यूजर का नाम है। A schema can own any type of object in database, जैसे स्कीमा में टेबल्स हो सकते हैं, इंडेक्सेस हो सकती हैं, सीक्वेंसेस हो सकती हैं, आगे हम देखते भी हैं इसको, व्यूज हो सकते हैं, इसी तरह से ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन हो सकती है, सेगमेंट्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है इसमें स्कीमा में। स्कीमा ओनर आर डीबीए, स्कीमा का ओनर या डीबीए जो आपका है, schema owner or DBA can grant access to these objects to other users। अगर स्कीमा का ओनर जो कि डीबीए है, अगर वो चाहे तो दूसरे यूजर्स को भी अलाउ कर सकता है कि वो इनको यूज कर सके। कैसे अलाउ करेगा, डेफिनेटली कुछ प्रिविलेजेस असाइन करेगा और उन प्रिविलेजेस के थ्रू ही वो एक्सेस कर सकेंगे। द यूजर ऑलवेज हैज फुल प्रिविलेजेस एंड कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट्स इन यूजर स्कीमा। अब वो बता रहा है कि यूजर का पूरा कंट्रोल होता है स्कीमा के ऊपर, खास तौर पे जिस स्कीमा को उसने क्रिएट किया होता है। व्हेन अ यूजर इज क्रिएट, अब वो बता रहा है कि जब हम यूजर को क्रिएट करते हैं, हमसे मुराद डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जब भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को क्रिएट करता है तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स यूजर का पार्ट बन जाती हैं। मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो यूजर करने के काबिल बन जाता है शुरू में ही, क्योंकि शुरू में जब यूजर को क्रिएट किया जाता है तो कुछ रोल्स जो हैं वो यूजर को असाइन कर दिए जाते हैं। अब वो रोल्स क्या हैं जो कि यूजर को असाइन हो जाते हैं, जैसा कि सच एज विच टेबल स्पेसेस आर अवेलेबल टू द यूजर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, कौन से टेबल स्पेसेस अवेलेबल होंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन यूजर को पता चल जाती है। वेदर द पासवर्ड इज प्री एक्सपायर्ड, कि क्या पासवर्ड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका हुआ है, इनके बारे में भी यूजर को इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। यू कैन ऑथेंटिकेट द यूजर्स इन डेटाबेस विद 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यूजर्स की। एक है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी। द इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर द यूजर इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो पासवर्ड यूजर का होता है ना वो स्टोर्ड होता है यूजर पासवर्ड के अंदर। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये अजम्पशन कर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये अजम्पशन करता है कि जो ऑलरेडी यूजर्स लॉग इन हुए थे या जो ऑलरेडी यूजर्स ऑथेंटिकेट हुए थे, अभी जो यूजर आए होंगे जिनको हमने ऑथेंटिकेट करना है, इनके भी पासवर्ड वही होंगे जो ऑलरेडी यूजर ऑथेंटिकेट हुए होंगे। या दूसरी टर्म्स में ये कह सकते हैं, फर्ज करो यूजर ए लॉग इन हो चुका हुआ है पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको ऑथेंटिकेट भी कर लिया हुआ है। अब अगर इसी नाम का, सेम इसी नाम का या इससे सिमिलर नाम वाला कोई नया यूजर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फौरन समझ जाएगा कि क्योंकि इस तरह का मैंने ऑलरेडी एक यूजर लॉगिन करवा दिया हुआ है, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस यूजर को फिर इस यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, इस यूजर को डायरेक्टली जो है वो अपने काम करने देगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने इस तरह का ऑलरेडी एक यूजर लॉगिन करवाया हुआ है और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन करवाया हुआ है। तो इसलिए फिर हर दफा वो जब भी कोई एक यूजर आएगा तो वो यही समझेगा कि शायद पहले वाला यूजर ही है जिसको मैंने लॉगिन करवाना है। तो चूंकि पहले वाला यूजर लॉगिन हो चुका हुआ है तो इसके लिए उसको बार बार आने के लिए मुझे जो है वो लॉगिन करवाने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह से है कि एक स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लेता है, या कॉलेज में एंटर होता है, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लेता है। अब उसको किसी काम से अगर बाहर जाना पड़ता है तो क्या वो वापस आके फिर से अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएगा? ऐसे तो बार बार अटेंडेंस मार्क की जाएगी और उसमें फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी या डुप्लीकेशन आ जाएंगी, रिडंडेंसीज आ जाएंगी। तो इस चीज़ से फिर बचने के लिए और थोड़ी सी एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक दफ़ा जब ऑथेंटिकेट कर देता है
तो उसी यूज़र या उसके मिलते जुलते नाम वाले यूज़र को बार बार अथेंटिकेट नहीं करता, वो फिर उनको काम करने देता जो भी काम वो करना चाहते हैं। तो एक ये आपका बेटा मैकेनिज्म है यूज़र्स को अथेंटिकेट करने का, पहला डेटाबेस का, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, और तीसरा मेथड है नेटवर्क अथेंटिकेशन। इसमें हम बेसिकली सिक्योर शेल्स यूज़ करते हैं, सॉकेट सिक्योर शेल, SSL, जो कि जैसे अब जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो समटाइम्स वो चीज़ ओपन नहीं होती क्योंकि वो चीज़ सिक्योर्ड होती है। ठीक है, क्यों नहीं ओपन होती है? वो सिक्योर्ड होती है। और अथेंटिकेशन बेसिकली आपसे फिर कैप्चा कोड पूछा जाता है या आपसे कुछ इस तरह की अथेंटिकेशन का मैकेनिज्म रन किया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि आप वैलिड यूज़र हैं, आप प्रिविलेज्ड यूज़र हैं। तो ये नेटवर्क अथेंटिकेशन आपके पास होती है। नेक्स्ट आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिंग अथेंटिकेशन। तीन किस्म की अथेंटिकेशन की हमने अभी भी बात की है, इन्हीं को आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि पहली आपके पास क्या है, डेटाबेस अथेंटिकेशन। दूसरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अथेंटिकेशन, जिसे आप एक्सटर्नल अथेंटिकेशन भी कहते हैं। तीसरी आपके पास है ग्लोबल ग्लोबल यूजर्स को अथेंटिकेट करना, जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब ग्लोबल यूजर्स को हम कैसे अथेंटिकेट करते हैं? बाय सिक्योर सॉकेट शेल, SSL के थ्रू। और इस किस्म की अथेंटिकेशन को हम कहते क्या हैं? हम कहते हैं ग्लोबल अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ग्लोबल अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हम इसको जो है वो नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस एंड सिस्टम। दो ही किस्म के यूजर होते हैं ज्यादातर, सिस और सिस्टम। सिस यूजर को बेसिकली DBA क्रिएट करता है और ये बड़ा पावरफुल यूजर होता है। ये बैकअप भी ले सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिकवर भी कर सकता है, आपके ओरेकल डेटाबेस का बैकअप भी ले सकता है, ओरेकल डेटाबेस को रिकवर भी कर सकता है, ओरेकल डेटाबेस को अपग्रेड भी कर सकता है। अपग्रेड असिस्टेंट को यूज करते हुए ना, अपग्रेड यूटिलिटी को यूज करते हुए आपके पुराने जो वर्जन होगा ओरेकल का, उसको नए वर्जन में अपडेट भी कर सकता है, जो सिस यूजर होगा। लेकिन जो सिस्टम यूजर होगा वो इन दो कामों के अलावा, बैकअप रिकवरी और डेटाबेस अपग्रेडेशन के अलावा बाकी जितने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे उनको सिस्टम यूजर परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, ये दो ये सिर्फ इसमें जो है वो दो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर, सिस्टम के अंदर और सिस के अंदर, सिर्फ ये दो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वो इसको, this account can perform all administrative functions, all base tables and views for the database data dictionary are stored in sys schema। अब वो बता रहा है कि तमाम डिक्शनरी वगैरह वो आपके जो बेस टेबल्स होते हैं वो sys schema में पड़े होते हैं। These base tables and views are critical for the operation of Oracle database। क्योंकि ये जो बेस टेबल्स वगैरह हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डेटाबेस के लिए, तो इनकी इंटेग्रिटी को भी मेंटेन हमने करना होता है। इनकी सीक्रेसी को, इनकी इंटेग्रिटी को हमने बड़ा ज़रूरी होता है कि मेंटेन करें। ठीक है, किन की इंटेग्रिटी को? आपकी डाटा डिक्शनरी की इंटेग्रिटी को, बेस टेबल्स की इंटेग्रिटी को। ठीक है, सिस स्कीमा के अंदर मैनिपुलेटेड बाय द ओनली बाय द डेटाबेस। तो ये कैसे मैनिपुलेट होती है? इनको सिर्फ डेटाबेस ही मैनिपुलेट कर पाता है। They should never be modified by any user or database any user or database administrator. You must not create any tables in sys schema। वो कहता है चूंकि sys schema जो है सिक्योर किस्म का स्कीमा होता है, इसलिए कोई भी यूजर इस स्कीमा में पड़ी हुई चीज़ों को डिलीट नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप इसमें चीज़ों को ऐड ना करें, टेबल्स वगैरह को ऐड ना करें, आप सिर्फ डिक्शनरी वगैरह को ऐड करें ताकि उनको कोई डिलीट ना कर सके। ये स्कीमा की बात उसने की। फिर वो यूजर की बात करता है कि सिस यूजर जो है इसको ग्रांटेड द सिस DBA प्रिविलेजेस। सिस यूजर को हम क्या करते हैं? सिस DBA प्रिविलेजेस असाइन करते हैं। दो किस्म की प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, यूजर दो किस्म के हैं, फिर प्रिविलेजेस भी दो किस्म की हैं, सिस DBA और सिस OPER। सिस ऑपरेशन बोलते हैं उसके, और इसे सिस DBA कहते हैं। जो सिस यूजर होता है इसके पास जो प्रिविलेज होती है वो सिस DBA की है। जो सिस्टम आपके पास यूजर है इसके पास जो प्रिविलेज है वो है सिस OPER। ये चीज लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि यही दो चीजें जो है, प्रिविलेजेस जो है वो बेसिकली डिफाइन करती हैं कि कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है।
जैसे सिस जो है, चूंकि इसके पास सिस डीबीए की प्रिविलेज होती है, तो ये दो काम कर सकता है, बैकअप रिकवरी का और डेटाबेस अपग्रेडेशन का। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर सकता है। सिस्टम के पास डीबीए की सिस डीबीए की प्रिविलेजेस नहीं होती, जस्ट ऑपरेशन की प्रिविलेजेस होती हैं सिस ओपीईआर की, तो इसलिए ये डेटाबेस की बैकअप रिकवरी और अपग्रेडेशन के अलावा बाकी सारे काम कर लेता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस थे इन दोनों के दरमियान। फिर प्रोफाइल्स, आप लोगों की भी तो एक प्रोफाइल होगी ना, उस प्रोफाइल से क्या पता चलता है आप लोगों को? बेसिकली उस प्रोफाइल से ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या काम आप नहीं कर सकते। जैसे सीवी है, वो भी एक आपकी प्रोफाइल ही होती है। सीवी से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी स्किल्स हैं, और जो उसमें नहीं लिखी होंगी वो स्किल्स आपको नहीं है। तो मतलब दोनों चीज़ों का आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी नहीं है। तो यहाँ भी प्रोफाइल्स बेसिकली इसी काम के लिए यूज की जाएंगी कि करना क्या है आपने। डेटाबेस प्रोफाइल इज अ नेम्ड सेट ऑफ रिसोर्स लिमिट्स दैट यू कैन असाइन टू अ यूजर। आपको याद होगा, हर यूजर जो है कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है जो कि उसकी स्कीमा के अंदर होते हैं, यूजर की स्कीमा के अंदर, जिसको हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे सीपीयू टाइम, कंकरेंट सेशंस, लॉजिकल रीड्स, कनेक्ट टाइम। ये सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, डेटाबेस के रिसोर्सेज। इनको यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि हम इन रिसोर्सेज के ऊपर कुछ लिमिट्स असाइन करें, इन रिसोर्सेज के ऊपर कुछ लिमिट्स असाइन कर दें, कुछ बाउंड्रीज इनके ऊपर लगा दें, कुछ बाउंडिंग्स इनके ऊपर लगा दें, तो हम क्या करेंगे? हम इन रिसोर्सेज की एक प्रोफाइल तैयार करेंगे वर्ड्स की शक्ल में, ठीक है। हम लाइंस में इन रिसोर्सेज के बारे में एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? डेटाबेस प्रोफाइल, ठीक है। और उस प्रोफाइल का एक नाम होगा, इसलिए यहां वो कह रहा है डेटाबेस प्रोफाइल क्या है? नेम्ड सेट ऑफ रिसोर्स लिमिट्स। क्या आपने रिसोर्सेज के ऊपर लिमिट्स लगाई होंगी सेपरेट सेपरेट हर रिसोर्स के ऊपर, और फिर हर लिमिट का एक नाम रख दिया होगा। आफ्टर ओरेकल इज इंस्टॉल्ड, जब ओरेकल इंस्टॉल हो जाता है, डिफॉल्ट प्रोफाइल एग्जिस्ट्स एंड इज असाइंड टू एनी यूजर नॉट एक्सप्लिसिटली असाइंड अ प्रोफाइल। वो कहता है कि जब आप ओरेकल इंस्टॉल करते हैं, तो अगर किसी यूजर को आपने प्रोफाइल असाइन ना की हो, तो जो डिफॉल्ट प्रोफाइल होगी ना, वो असाइन कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग वेबसाइट वगैरह बना रहे होंगे भी प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ इस तरह के काम। सपोज आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल रोल्स होंगे, जैसे स्टूडेंट, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो हम क्या करेंगे? हम एक डायनामिक अगर वेबसाइट बनाएंगे, तो डायनामिक वेबसाइट में यूं होगा कि हम रोल्स के अकॉर्डिंगली उस वेबसाइट का व्यू चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट लॉगिन करता है, तो हम स्टूडेंट लॉगिन के लिए कुछ टैब्स को विजिबल कर देंगे, बाकी टैब्स को इनविजिबल कर देंगे। अगर टीचर लॉगिन करता है, तो हम टीचर के रिलेटेड टैब्स को विजिबल कर देंगे और बाकियों को इनविजिबल कर देंगे। तो ये बेसिकली प्रोफाइल्स ही हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? हम मुख्तलिफ किस्म की लिमिट्स जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीक्वेंसेस। रैंडम नंबर्स का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। रैंडम नंबर्स होते हैं जो रैंडमली जनरेट होते हैं। बेसिकली ओरेकल के अंदर भी, ओरेकल डेटाबेस के अंदर भी सीक्वेंशियल रैंडम नंबर्स को जनरेट किया जा सकता है। सीक्वेंशियल रैंडम नंबर्स मतलब जैसे आप डेटाबेस में वो करते हैं, सीक्वल के अंदर आप लोग सीड वैल्यू दे देते हैं कि कहाँ से शुरू होगा, और वो खुद ही ऑटो नंबर जनरेट होता जाता है, 1 2 3 4 ऑटो नंबर खुद ही जनरेट होता जाता है। इसी तरह से आप ओरेकल में रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब सीक्वेंसेस वो कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सीक्वेंस में हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओरेकल नंबर्स, ओरेकल में रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, वो सीक्वेंशियल नहीं होते, सीक्वेंस में नहीं होते, लेकिन ये कंफर्म है कि वो यूनिक होते हैं। जो नंबर जनरेट होगा वो रैंडम होगा अपने पुराने नंबर्स की निस्बत, लेकिन हो सकता है वो सीक्वेंस में ना हो उस तरह की। फिर मैक्सिमम 38 डिजिट का आपका कोई भी एक नंबर जो है वो हो सकता है, मैक्सिमम।
38 डिजिट का, जो कि सीक्वल के अंदर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट है। एन ओरेकल सीक्वेंस असाइंड सीक्वेंशियल नंबर्स गारंटीड टू बी यूनिक होंगे अनलेस द सीक्वेंस इज रिक्रिएटेड। जब तक आप सीक्वेंस को दोबारा रीसेट ना कर दो या रिक्रिएट ना कर दो तब तक तो यूनिक ही होंगे। इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ यूनिक नंबर्स इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट विदाउट ओवरहेड ऑफ डिस्क लॉकिंग एंड एनी आईओ कॉल्स। मतलब रैंडम नंबर्स जनरेट होते जाएंगे, आपको इसमें कोई एडिशनल कॉल नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम कॉल नहीं करनी पड़ेगी आपको कोई भी एडिशनल, ना ही आपको इसमें एडिशनल कोई इनपुट आउटपुट कॉल करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएंगे। Other than what is involved in loading and sequencing into the shared pool, sequence can generate numbers up to 38 digits in a length. Series of numbers can be ascending or descending. Interval can be a user specified value. आप interval define कर सकते हैं random numbers का क्या हो सकता है। Oracle can cache blocks of numbers from a sequence in memory for even faster performance. आप इसको buffer cache में cache भी कर सकते हैं ताकि बाद में use कर सको। The numbers from sequences are guaranteed to be unique but not necessarily sequential. लाजमी नहीं sequential हो लेकिन होगी unique. If the block of numbers is cached and instance is restarted, or transaction that uses the numbers from the sequence is rolled back, the next call to retrieve a number from the sequence will not return the number that was not used in original reference to the sequence. वो कहता है अगर आपने कुछ numbers को कैशे कर लिया हुआ है और आपका जो रोल बैक हो जाता है, ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाती है, ठीक है, या रीस्टार्ट हो जाता है इंस्टेंस, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट कॉल टू रिट्रीव अ नंबर फ्रॉम सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से जो आपने नंबर रिट्रीव करना है ना नेक्स्ट कॉल में, विल नॉट रिटर्न द नंबर दैट वाज नॉट यूज्ड इन ओरिजिनल रेफरेंस टू द सीक्वेंस। के जब आप दोबारा कॉल करेंगे सीक्वेंस को और उससे एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, तो आफ्टर रीस्टार्ट होने के बाद तो वो आपको नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। जो नंबर आपने पहले यूज नहीं किया होगा वो नंबर आपको रिटर्न नहीं करेगा। मतलब जो पहले नंबर्स आपने जनरेट कर लिए थे लेकिन यूज नहीं कर पाए थे, दोबारा वो नंबर जनरेट नहीं होंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट नंबर्स को जनरेट करेगा। सिंपल वो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि अगर आपका इंस्टेंस रीस्टार्ट हो जाता है या रोल बैक हो जाती है ट्रांजैक्शन, तो जो नंबर जनरेट हो गए होंगे उन नंबर्स को वो दोबारा यूज नहीं करेगा, हालांकि वो नंबर आप यूज नहीं कर पाए लेकिन फिर भी वो नंबर जो है वो जनरेट नहीं किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। फिर सिनोनिम्स का कॉन्सेप्ट है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये उल्टे नाम होते हैं, एलियस। आपने थर्ड सेमेस्टर में भी ये पढ़ा होगा। आप डेटाबेस के टेबल्स को उनका एलियस नेम दे सकते हैं, ठीक है। आप व्यूज को एलियस नेम दे सकते हैं, आप इंडेक्सेस को एलियस नेम दे सकते हैं, ठीक है। आप मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स आपके हैं, आप उनको एलियस नेम दे सकते हैं। तो आप किसी को भी निक नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो एलियसेस जो हैं बेसिकली निक नेम्स हैं जो कि आप असाइन कर सकते हैं किसी को भी, और उस निक नेम के थ्रू फिर आप जो है वो एक्सेस कर लेंगे चीज़ों को। The Oracle synonym is simply an alias to database object. To simplify reference to the database objects, मतलब database के objects को access करना आसान हो जाता है इसमें, and to hide the details of source of database object. Synonym can be assigned to tables, views, like a synonym, like views. वो कहता है views की तरह। अब जो जैसे views का डाटा सेव नहीं होता टेबल में, टेबल आपके ओरिजिनली होते हैं। जब भी आप व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू जस्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। व्यू के अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंटली सेव नहीं होता, लेकिन जो व्यू का मेटा डाटा होता है वो डिक्शनरी में लाजमी पड़ा होता है। इसी तरह से जब आप किसी भी टेबल का सिनोनिम यानी कि निक नेम रखते हो, ठीक है, क्यूरी की हद तक, तो सिनोनिम का डाटा जो है वो परमानेंटली सेव नहीं होता सिनोनिम के अंदर जो डाटा होता है, लेकिन सिनोनिम की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे जिसे डाटा अबाउट डाटा कहते हैं, वो डाटा डिक्शनरी में लाजमी अवेलेबल होता है, वो डाटा डिक्शनरी में लाजमी पड़ा होगा, ठीक है। फिर इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, प्राइवेट सिनोनिम्स भी होते हैं और पब्लिक सिनोनिम्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट जो है वो स्कीमा की हद तक सिर्फ यूज किए जा सकते हैं, पब्लिक सिनोनिम्स को कोई भी यूज कर सकता है। A public synonym when referencing as a database object, Oracle first checks whether the object exists in the user schema. अब वो बता रहा है कि पब्लिक सिनोनिम जो है वो यूजुअली क्रिएटेड बाय डीबीए,
डीबीए क्रिएट करता है इनको, एंड इज ऑटोमेटिकली अवेलेबल फॉर यूज बाय एनी डेटाबेस यूजर। डीबीए सिनोनिम क्रिएट करेगा और कोई भी इसको यूज कर लेगा, पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट को सिर्फ प्राइवेट लोग ही यूज कर सकेंगे जिनके पास प्रिविलेजेस होंगी। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपने सिनोनिम क्रिएट किया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, डीबीए ने किसी भी टेबल का, और आप उस टेबल को क्यूरी में यूज करते हो, उस टेबल को क्यूरी में यूज करते हो, तो ओरेकल क्या करेगा, सबसे पहले तो ओरेकल चेक करेगा आपके उस सिनोनिम को चेक करेगा, ठीक है, जो सिनोनिम का नेम आपने क्यूरी में यूज किया होगा, ओरेकल उसको चेक करेगा यूजर स्कीमा में सबसे पहले। अगर तो वहां पे वो सिनोनिम मतलब वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ना करता हुआ, जिस ऑब्जेक्ट का सिनोनिम आपने क्यूरी में यूज किया है, अगर वहां पे वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ना करता हुआ यूजर के स्कीमा में, फिर वो क्या करेगा, फिर वो प्राइवेट सिनोनिम चेक करेगा। अगर प्राइवेट सिनोनिम में भी ऑब्जेक्ट ना मिला, फिर वो पब्लिक सिनोनिम चेक करेगा। अगर पब्लिक सिनोनिम में भी वो ऑब्जेक्ट ना मिला, तो फिर आपको एक एरर रिटर्न किया जाएगा। तो जो सिनोनिम आप क्यूरी में यूज करेंगे उसके ऑब्जेक्ट को पहले स्कीमा में देखा जाएगा, फिर पब्लिक सिनोनिम में देखा जाएगा, फिर पहले प्राइवेट सिनोनिम में, फिर पब्लिक सिनोनिम में। अगर सब में ना हुआ वो ऑब्जेक्ट, तो फिर आपको जो है